आवाज आ रही, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब इस समय आप लोग लाइव क्लास में अगले दिन भी तो देख ले रहे हैं ना। गौरी शुक्ला, मनोरमा, सभी बताएं। लाइव क्लास में तो आगे भी आप सभी देख ले रहे हैं क्लास ना, इसीलिए अपलोड नहीं कर रहा हूं, इसीलिए अपलोड नहीं कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो लाइव क्लास में सभी देख ले रहे हैं। लाइव क्लास में क्लास रेगुलर उपलब्ध है, उसमें आप सभी देख ले रहे हैं या नहीं? ठीक है, तो अब अपलोड करने की जरूरत नहीं है ना बेटा, क्लास को अपलोड करने की जरूरत तो नहीं है। बस ठीक है, तो जो बार बार अपलोड करना पड़ता था उसे अपलोड की आवश्यकता नहीं है, आराम से वहां उपलब्ध है। रेगुलरिटी के साथ क्लास आप देखिए, यहां कोई आपको समस्या नहीं होने वाली। तो चलिए आज हम नवपाषाण काल की बात करते हैं दोस्त। नवपाषाण काल एक ऐसी अवस्था है तो लाइव में रह जाएगी, ठीक तो है। रिकॉर्डेड में लेने की क्या जरूरत है, लाइव में जाके देखिए, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हो लाइव में जाके पढ़ लेंगे। तो लाइव में तो उपलब्ध है ना, आप सभी जब तक ऐप में हैं लाइव में तो लगातार रहेगी। बताएं। तो दोस्तों, नहीं, जैसे आप जब तक जुड़े हैं हमारे साथ तब तक तो आपको मिल ही जा रही है। अपने शुक्ला जी, गुड इवनिंग। क्यों भाई, जब तक ऐप में मैंने आप लोग की वैलिडिटी है तब तक तो क्लास मिल ही जा रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। या नहीं मिल रही? आइए, नवपाषाण काल जिसकी मैंने कल शुरुआत की थी दोस्त, इंग्लिश में इसे नियोलिथिक एरा कहते हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपसे शेयर किया था कि विश्व में इसका समय 9000 बीसी से शुरू होकर, लेकिन भारत में इसे 4000 के आसपास माना जाता है, हाँ, से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। ये मैंने कल सारी चीजें बता दी थी। अब भारत में बेसिक चीजें ध्यान रखिए। अगर हम नवपाषाणिक क्षेत्र की बात करें तो देखिए ध्यान से, इस पूरे भारतीय महाद्वीप में कहां कहां इसके साक्ष्य अब खोजे जा चुके। नियोलिथिक कल्चर के साक्ष्य कहां तक प्राप्त हो गए। ठीक है, ये आज का पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है ना। तो अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो लेह लद्दाख, ये लेह लद्दाख में भी इसके साक्ष्य खोजे गए। फिर JNK, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी इसके साक्ष्य हैं। ठीक, फिर इसके मेघालय में भी है, असम में भी इसका साक्ष्य है ना। बाकी बंगाल में है ही है, बिहार में है, मध्य भारत में है,
मध्य भारत में यूपी, एमपी, इन सारे इलाकों में है। ठीक, इधर पूरे पश्चिमोत्तर में है। पश्चिमोत्तर जो आज का पाकिस्तान का इलाका है, इसमें भी है, विशेषकर बलूचिस्तान एवं स्वात घाटी में। ठीक है, बाकी पूरे दक्षिण भारत, महाराष्ट्र मने, इसके अलावा उड़ीसा और दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और इधर महाराष्ट्र, सभी माने लगभग भारतीय महाद्वीप के सभी क्षेत्रों में, भारतीय महाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नवपाषाणिक साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है दोस्त, माने भारत का ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां पर यह नवपाषाणिक साक्ष्य न प्राप्त हुए हो, है ना। तो अब हम इन्हीं चीजों को आगे लेके बढ़ेंगे। बाकी पहला स्थल कौन सा खोजा गया, भारतीय महाद्वीप का पहला स्थल क्या था, ये सब चीजें आपने कल ही पढ़ ली पिछली क्लास में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई भी कहीं डाउट हो आप डिस्कस कर से बात कर लीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी की बात कर रहा हूं। किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत हमसे बात करिए। अजीत सिंह जी, सुषमा जी, आप सभी का भी क्लास में स्वागत है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो डिस्कस कर लेगा, है ना दोस्त। सोली शुक्ला जी, आपने पूछा कैसे याद होगा। याद करने की उम्र नहीं है, समझने की उम्र है। चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, तब जाकर के दिमाग काम करेगा। अगर आप ये सोच रही हैं कि रट्टा मार के काम चला लेंगी तो रट्टा से काम नहीं होने वाला। अब तो समझ कर ही काम आप कर पाओगे। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। चलिए रिवीजन होगा, रिवीजन होगा सुस्मिता जी लास्ट में। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं। अब ये ऐसे ही मेंस में आ जाएगा लिखने को। सबसे पहली चीज स्थिर जीवन का प्रारंभ। भारतीय उपमहाद्वीप में बेटा बात करोगे तो 7000 बीसी जाएंगे अवनेश जी, है ना। तो 7000 बीसी में मेहरगढ़ है, उपमहाद्वीप की बात की। और अगर भारत में आएंगे तो भारत में बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। ठीक है बेटा, रिवीजन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे रिवीजन, धैर्य रखिए। अविनेश जी, बेलन नदी घाटी भारतीय महाद्वीप में। लहुरा देव मिक्स स्थल है क्योंकि उसकी जो कल्चर है वो मध्यपाषाणिक है, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत
जैसे चौपानी मांडो में थोड़ा बहुत मिलता है वैसे वहां भी मिलता है, तो उसे भी हम मान लेते नवपाषाणी। लेकिन क्योंकि उसका समय 9000 बीसी के आसपास है और भारत में नवपाषाणिक जो एविडेंस माना जाता है मैक्सिमम 6 से 5000 के आसपास है ना। तो कल ये बात हमने बेटा समझाई है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कृषि क्रांति। कृषि क्रांति से क्या हुआ? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक अवस्था, है ना। तो इस खाद्य उत्पादक अवस्था से क्या होता है? स्थिर जीवन का प्रारंभ, माने अब भटकाव बंद हुआ। अब जब स्थिर होकर जब खेती करने लगे एक जगह तो स्थिरता आ गई, अब भटकाव बंद हो गया। जब भटकाव बंद हो गया तो क्या चाहिए? प्राचीन कच्चे घरों का निर्माण। घर बन गया तो घर के बाद क्या चाहिए? मिट्टी बर्तन चाहिए। तो बर्तन के लिए चाक, चाक क्या है? कुम्हार, चाक का आविष्कार। मृदभांड, मृदभांडों का चाक पर निर्माण, है ना। ठीक है बेटा। अब क्या क्या? खाना हो गया, रहना हो गया, रखने के लिए बर्तन हो गए। हाँ, अब एक और चीज बना, कपड़ा। कपड़ा चाहिए तो कपड़े का निर्माण, माने बुनाई शुरू हो गई, क्योंकि कपास इसी युग में शुरू हुआ, कपास की खेती। है ना। एक और बचा स्थिरता के लिए, वाहन नहीं है, तो एक कुम्हार के चाक से बन गया पहिया, पहिए का आविष्कार। क्या बन गई? इससे बैलगाड़ी, है ना। ये इतनी चीजें यहां पर आपको मिले, ये इसकी विशिष्टता, है ना। अब हथियार भी अच्छे हो गए, पॉलिश दार औजार, है ना। तो सारी चीज आपको इसी में मिलेगी। अब यहां से अगर आपको पूछा जाए कि ये सारे साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, एक ही आंसर डायरेक्ट आपको देना है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। ये सारे साक्ष्य यहीं से मिल जाएंगे। बस पॉलिशदार कुल्हाड़ियां जो है, औजार, ये दक्षिण भारत से मिलते हैं, लेकिन इतनी चीजें आपका एक ही आंसर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान से आजादी का प्रयास कर रहा है। तो फिलहाल ये आपको चाहे आपसे पूछे खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक अवस्था, तो मेहरगढ़ होगा। यहां से
कृषि के दमदार साक्ष्य मिले हैं। कृषि में यहां क्या क्या उत्पादन हुआ? प्रथम बार देखिए जौ, गेहूं, कपास एवं अंगूर की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। अगर पूछा जाए तो सीधा आंसर आपका मेहरगढ़ है ना। प्राचीन स्थिर जीवन जब घर बन गए, चाक बन गया कुम्हार का, मिट्टी के बर्तन हो गए चाक पर बने। वैसे पुराने मिट्टी के बर्तन हमने आपको पहले बताया था हाथ से बने वाले, आपको कहां से मिले? चौपानी मांडू से, वो हाथ से बने। चाक पे बने आपको यही मिलेगा। कपास की खेती क्योंकि यहां शुरू हुई मेहरगढ़ में, तो कपड़ा यहीं से, पहिए का आविष्कार भी यहीं से। इसके अलावा मेहरगढ़ से आग का प्रयोग, आग का आविष्कार नहीं, आग का प्रयोग है ना, आग का आविष्कार, आग के बारे में जानकारी इन्हें निम्नपुरा पाषाण काल में ही मिल गई थी, जब पत्थरों को टकराकर ये जो है औजार बनाते, तभी आग जान गए। लेकिन आग को प्रयोग करना सीखा इन्होंने नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार कभी नहीं आप आंसर लगाइएगा, है ना। इसके अलावा पालतू भैंस, बकरी, भेड़ सभी का साक्ष्य यहीं से माना जाएगा, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही आपको देना प्रथम साक्ष्य। पालतू भैंस, भेड़, बकरी का प्राचीनतम साक्ष्य, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही मेहरगढ़। तो ये सारे इतने साक्ष्य आपको यही आंसर देना है, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है ना। कहीं पर भी अलग जाने की जरूरत नहीं है, सारा आंसर आपका मेहरगढ़ पे ही मान लिया जाएगा, है ना। पॉलिशदार जो औजार है ये दक्षिण भारत में मिलता नजर आता है ना। तो ये इसका अलग मैं जानकारी दूंगा मैं आपको। इसके अलावा दक्षिण भारत में अंसटीला, राख का ढेर जिसे कहते हो, राख का ढेर है ना, जिसे अंसटीला कहते हैं, ये सब आपको कहां मिलेगा? ये सब आपको दक्षिण भारत में इसका साक्ष्य मिलेगा, जो विशिष्ट साक्ष्य है ना। उम्मीद है कि बेसिक जानकारी आपको नवपाषाण काल की पता चल गई होगी। सबसे पहले डाक को पालतू बनाया गया मध्यपाषाण काल में। सोली शुक्ला ध्यान रखिए, हमने मध्यपाषाण काल में कहा था ना कि पशुपालन के साक्ष्य मिले, तो शुरू में डाकों को पालतू बनाने का जो एविडेंस है वो मध्यपाषाण काल में ही डाक माने खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, छोटे जानवर मध्यपाषाण काल में पाले गए। इस युग में डाक को दफनाने की प्रथा का साक्ष्य, डाक कुत्ते को दफनाने की प्रथा, ठीक है, बकरी को दफनाने की प्रथा इंसान के साथ माने मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा इस युग में शुरू हुई। तो वो हम बात करेंगे किस स्थल से कहां मिला। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहले सभी एक स्वर में बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, या कहीं कुछ और अलग सलग पढ़ लिया हो? ठीक बेटा, सभी किसी को और कुछ कहना है बेटा? अच्छा एक चीज और लिख दें यहीं पर, नाव का निर्माण भी इसी युग में मिलता। नाव का निर्माण माने मछली पालन, नाव का निर्माण भी इसी युग में दिख जाता है, अर्थात मछली
पालन भी यहीं से शुरू हो जाता। ठीक है बेटा, और किसी को कुछ बोलिए। ठीक है, तो अब जब मेंस आपको लिखना होगा तो आप इसको तो लिख ही देंगे कि अब भी नहीं लिख पाओगे सारे बच्चे। मिट्टी के बर्तनों की कौन सी वैरायटी मिली? आइए, जब मृदभांड की बात करते हैं तो मिट्टी के बर्तनों में कौन कौन सी वैरायटी मिली? मिट्टी के बर्तनों में 3 प्रकार की वैरायटी मिली। एक मिली काला पॉलिश, ब्लैक बर्निश्ड, काला पॉलिश मृदभांड, और ग्रे कलर का मिला धूसर मृदभांड। धूसर, धूसर मतलब ग्रे कलर। धूसर मृदभांड इस युग में मिला, माने ग्रे कलर। और तीसरी वैरायटी जो मिली मंदवर्ण, मटमैला। मटमैला माने मंद वर्ण, जिसमें रंग कम दिखा, मटमैला मृदभांड। ये 3 प्रकार के मृदभांडों के साक्ष्य इस युग में पाए गए, ध्यान रखना। अब इस काल के जो प्रमुख औजार हैं वो सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसुली और छेनी थे। औजारों की बात करें सेल्ट, कुल्हाड़ी पॉलिश वाली, बसुली, बसुला होता है जो लोहार प्रयोग करता, और छेनी, हथौड़ी छेनी नहीं सुना, छेनी। ये 4 प्रमुख औजार इस युग में प्रचलन में थे। हमने ये औजारों की बात की ना, ज्यादातर पॉलिशदार बनाए गए थे। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये हमने पूरी तरीके से आपको लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है बेटा कि अभी भी जो जीवन था, अभी भी जीवन पूरी तरीके से धातु रहित था। किसी भी प्रकार की धातु का साक्ष्य नहीं मिलता। देखो बेटा राजू सिंह जी, मैं बताना चाहूं, देखिए वैसे चावल पुराना माना जाएगा कृषि के साक्ष्य में भारतीय महाद्वीप में, क्योंकि 9000 बीसी मिल गया। उसके बाद मेहरगढ़ के अकॉर्डिंग जौ पहले हो गया, गेहूं, कपास, अंगूर ये सब हो जाएगा। साउथ इंडिया में रागी भी उत्पादन होता है ना। तो सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य में कौन सा अनाज उगाया गया भारतीय महाद्वीप में? तो क्योंकि 9000 बीसी पुराना चावल मिल गया है लहुरा देव से, तो खेती के प्राचीनतम साक्ष्य में जो फसल सबसे पुरानी उगाई गई वो चावल हो जाएगा। लेकिन मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ की जब बात करेंगे तो वहां पर जौ की बात करेंगे। क्लियर हुआ राजू सिंह जी? क्लियर हुआ बेटा? ये कम शब्दों में मैंने देने का प्रयास किया। अजीत यादव जी, हेमंत कुमार जी, छाया जी, अभी आप जुड़ी हैं, आपका स्वागत है। अभी रिपीट कर देंगे हम बाद में। एक बार फिर से मिट्टी के बर्तन को ध्यान रख लीजिए। काला पॉलिश मृदभांड माने ब्लैक कलर के स्पॉट मिलते हैं, है ना। धूसर मृदभांड माने ग्रे कलर का, और मटमैला या मंदवर्ण माने वाला मृदभांड। 3 टाइप के मिट्टी के बर्तनों का यहाँ एविडेंस मिलने लगता है। इसी की अगली अवस्था में आगे आपको और भी मिलेंगे ना। ना बिल्कुल नहीं।
पत्थर की वसूली, वसूली छेनी सब पत्थर की। धातु रहित युग है ये, धातु रहित युग। पाषाण काल की दो अवस्थाएं, धातु रहित धातु सहित। धातु सहित युग में चलते हैं तो ताम्र पाषाण काल आ जाता। बिल्कुल बाद की अवस्था का है ना बेटा। हाँ अमिता जी, वो जो कोल्डिवा है 6000 बीसी के आसपास का, और मेहरगढ़ 7000 बीसी, और लहुरा देव 9000 बीसी। तो चावल की खेती का पुराना साक्ष्य आपका वहीं हो गया ना, ठीक है। यदि लहुरा देव गायब है ऑप्शन से, तब चावल की खेती का पुराना साक्ष्य आपका क्या हो जाएगा, कोल्डिहवा। लेकिन अगर लहुरा देव भी है और कोल्डिहवा भी है, तब आपका जो साक्ष्य होगा चावल का तो लहुरा देव होगा। बता तो दिया। खोज निम्न पुरा पाषाण का। क्या बेटा बताया तो। अरे अगर कोल्डिहवा और वो क्या नाम है उसका, लहुरा देव दोनों होगा, तो आपका आंसर लहुरा देव होगा। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिले हैं, और कोल्डिहवा भी दिया है, लहुरा देव भी है, तो लहुरा देव। यदि लहुरा देव नहीं है, कोल्डिहवा है ऑप्शन में, तो आपको कोल्डिहवा कर देना है। अब तो समझ में आ गया। अमिता, राजू क्लियर। तोली शुक्ला क्या समस्या है, आग का प्रयोग। आग का प्रयोग, आग का आविष्कार, आविष्कार में जाएंगे तो सीधे निम्न पूरा पाषाण काल। आग का प्रयोग आपका नवपाषाण काल, और इसके आविष्कार की बात होगी तो तुरंत आंसर बदल जाएगा। जानकारी निम्न पूरा पाषाण काल। निम्नपुरा में आग की जानकारी हो गई थी कि आग ज्वलनशील है, लेकिन इसका नियंत्रित प्रयोग कैसे किया जाए ये नवपाषाण काल में हमारे पूर्वज सीख पाए। बस अब चलिए प्रमुख स्थलों से क्या मिला उसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्त। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको। नेक्स्ट चलिए, अब जो खास खास स्थल हैं हम उनकी बात करें। आइए सबसे पहले मेहरगढ़ से चलते हैं, पुराना स्थल है। सबसे पहले मैं मेहरगढ़ की बात कर लूं बेटा। कॉमन नहीं है बेटा, अजीत सिंह जी चित्रकला हो जाता, अग्नि का प्रयोग का स्पष्ट साक्ष्य नहीं है।
वह अप्रत्यक्ष साक्ष्य है, मैंने स्पष्ट साक्ष्य नवपाषाण काल में ही माना जाए। अब ऐसे तो यार बिल्कुल अजीत सिंह जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। अगर इसका मैंने डायरेक्ट साक्ष्य की बात करूं तो नवपाषाण है, नहीं इनडायरेक्ट साक्ष्य की बात, डायरेक्ट साक्ष्य की बात मैं कर रहा हूं, बात समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। डायरेक्ट साक्ष्य की बात करेंगे तो नवपाषाण काल में आग का सीधे जले हुए अंश मिले हैं लकड़ियों के। लेकिन अगर इनडायरेक्ट साक्ष्य की बात करोगे, क्योंकि चूल्हे वगैरह मिल गए, चूल्हे साझा चूल्हे, तब आपका उच्च पुरा पाषाण काल हो जाएगा, है ना। उच्च पुरा पाषाण काल आप इनडायरेक्ट साक्ष्य के जरिए आग कह सकते, क्योंकि वहां पे चूल्हे प्राप्त हुए, है ना। मध्य पाषाण काल में कई जगहों से भट्टियों के साक्ष्य मिले, तो आप अप्रत्यक्ष साक्ष्यों की बात कर सकते हैं। बट प्रत्यक्ष साक्ष्य जब प्रयोग करने की बात आती है तो नवपाषाण काल होगा। तो आग के प्रयोग का साक्ष्य पूछेगा तो फिर आप सीधे बात कर लेंगे कहां पर, नवपाषाण। आग के आविष्कार तो निम्न पुरा पाषाण काल में ही आग की जानकारी की बात हो जाती। आग का प्रयोग नो डाउट उच्च पुरा पाषाण काल का अप्रत्यक्ष साक्ष्य है, प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे मेहरगढ़ की। कहां से बात करेंगे? हम आपसे बात करेंगे मेहरगढ़। नवपाषाणिक प्रमुख स्थल, नवपाषाणिक प्रमुख स्थल। तो इसमें जो पहला नाम आपको देना है वो हो जाएगा मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ की लोकेशन आप ले लेते हैं तो बलूचिस्तान पाकिस्तान हो गया, है ना। और लोकेशन में इसकी नदी बोलन नदी, बोलन नदी घाटी, बेलन नहीं बोलन, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अब आइए, मेहरगढ़ के खोजकर्ता एवं उत्खननकर्ता, खोजकर्ता की बात न करके उत्खनन कार्य, उत्खनन कार्य, तो यहां सीधे हम लिख देंगे जे फ्रांसोया जेरिको, जे फ्रांसोया जेरिजो, है ना। फ्रांसीसी पुराविद 1975 में। और ये कौन है? ये फ्रांसीसी पुराविद, है ना। ये फ्रांसीसी पुराविद हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा कैथरीन जेरेजो भी इनका सहयोग की, कैथरीन जेरिजो। जेरिजो, ठीक है। तो ये इन लोगों ने मिलकर यहां पर कार्य कराया। अब आ जाइए, अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। यह कोची का मैदान है, विशेषकर मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी कहते हैं। रोटी की टोकरी, ये स्पेशली कोची मैदान
ऊंची मैदान है वहां का, इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसकी मेहरगढ़ की विशेषताएं क्या है, आ जाइए। तो जब हम विशेषताओं की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज यह नवपाषाणिक प्रसिद्ध नवपाषाणिक एवं सैंधव स्थल, माने दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। सैंधव और नवपाषाण दोनों ही साक्ष्यों की यहां पर बात कही जाती। और इसकी खास बात क्या है, भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम बस्ती, बस्ती कह लो या गांव, प्राचीनतम बस्ती कहिए या गांव कहिए, कौन सा है, मेहरगढ़। आपसे मैंने पहले ही बता दिया, क्या क्या बताया, कृषि में जौ, गेहूं, कपास सब यहीं से, अंगूर, बेर, खजूर एवं जई की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो ये सब यहीं चला आएगा, चावल नहीं, ध्यान रखना। हसिया पत्थर की, ध्यान रखना, लोहे की नहीं, हसिया का प्राचीनतम साक्ष्य। तो जो भी लिख रहा हूं सब प्राचीनतम है। बाकी आपको पहले ही मैंने कहा कुम्हार का चाक, मिट्टी का बर्तन, ये सब पहले ही हो गया, तो बार बार नहीं लिख रहा हूं। जो नई चीज यहां लिखना है, अन्नागार, या इसी को बोलते हैं सस्यागार। भाई अनाज होगा तो अन्नागार होगा। तिगार आकार की ईंटें, तिगार आकार की ईंट, ये सब इसी जगह से मिली है। और आइए और देखिए, तेलखड़ी, तेलखड़ी एक खनिज है जो आपको सैंधव काल में भी मिलेगा। तेलखड़ी के मन के माने गुड़िया, मनकों से निर्मित कंगन व हार भी यहां से मिला है। हाथी दांत, हाथी दांत के आभूषण यहीं से मिलते हैं। चीनी मिट्टी से निर्मित मूर्तियां, ये सब प्राचीनतम साक्ष्य है। और ये बनी किससे, लो वैक्स सिस्टम, माने मोम विधि वाला, लो वैक्स मेथड। लो वैक्स मेथड क्या होता है,
मोम उसको ढांचा बनाकर उसके अंदर मोम भर देना, माने सॉलिड मोम के ऊपर उसमें सेरेमिक डाल देना, चीनी मिट्टी, और फिर मोम को आग लगाकर पिघला के निकाल लो, तो क्या बन जाएगा? वो मूर्ति का निर्माण सेरेमिक, चीनी मिट्टी है, सेरेमिक बोलते हैं, सेरेमिक के बर्तन। ये बेसिकली आपको यहीं से मिला। इसके अलावा मेहरगढ़ की जो अग्रिम अवस्थाएं हैं बाद की, उसमें तांबे का प्रमाण मिलता है, तो उससे में नहीं मिलता। स्त्री की मृण मूर्ति माने मिट्टी की मूर्ति, हड्डियों की बनी सुई, ऊबड़ ऊबड़ वाला बैल, भेड़, भैंस, बकरी या बकरियों के पालतू बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य है ना। मानव के साथ बकरी की कब्र, और मानव के साथ बकरे की कब्र कहां मिली? ये नोट में लेना, मानव के साथ बकरे युक्त कब्र, ये लोथल से, ये संधोकालीन है बकरा, है ना। बकरी के साथ पूछेगा, क्या करेंगे? मेहरगढ़, और बकरे के वाली कब्र लोथल। कुत्ते वाली कब्र मालिक के साथ कहां मिल गई? बोलो, मालिक के साथ कुत्ता दफनाया हुआ कहां मिला? बुरजहोम में। कुत्ता और भेड़िया, यही नोट पॉइंट दूसरा भी ले लो। मानव के साथ कुत्ता व भेड़िया युक्त कब्र पूछ ले तो तुरंत आप पहुंच जाना कहां? बुरजहोम। बुरजहोम कश्मीर में, है ना। ये तो संधोकालीन बकरे वाला है, बकरी वाला नवपाषाणिक है, कुत्ता और भेड़ियों वाला भी नवपाषाणिक। ये उम्मीद है कि इतनी बेसिक जानकारी आपको क्लियर हो गई हो। यहां से कारीगर की भी कब्र मिली, कारीगर की कब्र, जो औजार निर्माता था, मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुई। लकड़ी का दरवाजा,
तो कहने का मतलब यह है बेटा, यह एक ऐसा स्थल था जहां से ऑलमोस्ट नवपाषाण काल के सभी प्रमुख संकेत यहीं से मिल जाते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। लिखा तो क्या लिखा है? मानव के साथ बकरी की कब्र, क्या वही तो हुआ आस्का देवी, क्लियर नहीं हुआ? मानव के साथ बकरी की कब्र, ये आपका कंफर्मेशन नहीं आया अभी यहां से? जल्दी बोलिए। अच्छा एक चीज और बता दें यार यहां से कि मेहरगढ़ से कुल, लोथल से बकरा, बकरी नहीं बकरा, भैया बकरी बकरे में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? ये बकरी लिखा है और ये बकरा लिखा, लोथल से बकरा। नहीं नहीं, वो प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है अजीत जी, अजीत जी वो सामान्य साक्ष्य नहीं है, ठीक है? कुछ लोग लिखते हैं कुछ नहीं लिखते। मक्का तो बहुत बात का है यार, बकरे और बकरी में तुम्हें अंतर ही नहीं समझ में आ रहा, इसका तुम कहां दिमाग लगा रही हो भाई? अरे एक मेल है एक फीमेल है, अस्का देवी आपका दिमाग कहां घुमा हुआ है? स्त्री पुरुष के दफनाने का साक्ष्य अलग अलग मिलेगा ना। मक्के की खेती राजू सिंह जी बहुत देर में आई यार, मक्के की खेती तो हमारे यहां पुर्तगालियों के समय से आई। मैं दफनाने की बात कर रहा हूं, मैं दफनाने की बात कर रहा हूं आज। तो खाने से क्या मतलब है? मैं दफनाने की बात कर रहा हूं ना, मैं कब्र में बात कर रहा हूं। कब्र में कौन सा मिला? कहां की कब्र में बकरी मिली? मेहरगढ़। कहां की कब्र में बकरा मिला? लोथल। कहां की कब्र में कुत्ता भेड़िया मिला? बुरजौहर। वैसे कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से भी मिलेगा, लेकिन वो नवपाषाणिक नहीं है, वो सैंधवकालीन, वह सैंधवकालीन है बेटा। ये आपका बेसिक हो गया। अब आइए, ये क्योंकि बड़ा क्रिटिकल था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बड़े ही कम पेज में मैटर बहुत ज्यादा है, तो ये एक बार रिवीजन कर दे जो लोग बाद में जुड़े हैं। इसके आगे बहुत कॉमन सी चीजें रहेंगी, सारा बेसिक तो यही हो गया, तो वो खत्म कर लेंगे हम। क्यों चकरा रही हो? आओ, तो नवपाषाणिक काल में आपका एक पूरा इलाका है, लेह लद्दाख में भी साक्ष्य मिले, जम्मू कश्मीर में गुफर काल। अब जो मैं चर्चा कर रहा हूं बेटा, स्थलों की जहां से खास खास प्रश्नों का निर्माण होता है उनकी चर्चा करूं। है तो हजारों स्थल, कोई मतलब नहीं उसका, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। जैसे अजीत जी आपने पूछा कि सर वहां पे ये मिला, नो डाउट है ना, लेकिन जो हमारे एग्जाम के व्यू से उपयोगी है वही हम लेके चलेंगे, है ना, वही हमें आगे बढ़ाना है ना बेटा। तो कूड़े करकट को निकाल बाहर फेंकना। तो देखिए पश्चिमोत्तर भारत में से भी, माने पश्चिमोत्तर पूरे पुराना भारत ही तो था, बलूचिस्तान और साउथ घाटी में लोबन वगैरह है ना, तो सबकी हम चर्चा ही नहीं करें। असम में कुचाई वगैरह है, बिहार में आपको कई स्थल मिलेंगे, चर्चा भी करूंगा मैं। मेघालय में भी मिला, बंगाल में भी मिला, उड़ीसा में भी मिला, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु,
केरल, महाराष्ट्र, हर जगह मिला। लेकिन जो खास स्थल हैं जहां से कुछ प्रमुख साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं की चर्चा मैं आपसे करूंगा, उन्हीं पर मैं बात आगे छेड़ूंगा। अब नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं धातु रहित है ये, कृषि क्रांति हो गई, तो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गए, खेती में जौ, गेहूं, कपास, अंगूर की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, स्थिर जीवन का प्रारंभ माने एक जगह रुक के रहना, प्राचीन कच्चे घर, चाक का आविष्कार, मृदभांड, कपड़ा, पहिया, ये सब पूछा जाए कहां से मिला पहली बार, सीधे एक आंसर आपका मेहरगढ़। और यहीं से माने बड़े विशालकाय पशु पालने का साथ, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब पालतू बनाने का जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से है। अब इसके बाद पालिसदौर कुल्हाड़ियां भी मिली जो दक्षिण भारत से है। नाव का जो साक्ष्य मिला मछली पालन के लिए वो भी मेहरगढ़ से ही मिल जाता है। पॉलिशदार औजार में क्या क्या खास रूप से मिला, सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसुली, छेनी, है ना, ये मिला है। अब इसके अलावा आग का प्रयोग शुरू हो गया, यहां से राख का ढेर अंश टीला भी मिला, इन सब की मैं चर्चा आपसे करूंगा। मिट्टी के बर्तनों के 3 प्रकार मिले हैं, काले पालिश माने काले रंग का पालिश किया हुआ, एक अभी मिलेगा कृष्ण लोहित, लाल काले मृदभांड, वो अलग है ना, वो अलग युग में है। तो काला पालिश, ग्रे कलर का और मटमैले कलर का मृदभांड यहां से मिलने लगा। ठीक है, तो ये सब आपके नवपाषाण काल की विशेषता हो गई। इसके बाद नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में मेहरगढ़ की चर्चा हमने किया। मेहरगढ़ की लोकेशन आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यह नदी के किनारा कौन सा है, नदी घाटी, बोलन नदी घाटी है। इस यहाँ अनाज ढेर सारा मिलता है, इसीलिए इसे रोटी की टोकरी कहते बने। इस कोची के मैदान में वहां एक कांची या कौची का मैदान कहा जाता है, जैसे वहां की लोकल नदी जो है, तो इसीलिए वहां कई अनाज मिलते हैं, है ना, इसीलिए इसको रोटी की टोकरी कहते हैं। तो इसके अलावा यह मेहरगढ़ नवपाषाणिक स्थल के साथ साथ सैंधवकालीन स्थल भी है, क्योंकि यहां से सैंधवकाल के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय महाद्वीप की प्राचीनतम बस्ती भी यहीं से मिला। कृषि में जौ, गेहूं, कपास, अंगूर, बेर, खजूर, जई की खेती यहीं से प्राप्त हुई। पहला सा हसिया, लेकिन ध्यान रखना पत्थर का, लोहे का नहीं। अन्नागार, अनाज रखने की जगह। सिगार के आकार की ईंट मिली है। खोजकर्ता सॉरी उत्खनन करता जे फ्रांसोसा जेरिजो, जो फ्रांसीसी पुराविद थे, 1975 में कैथरीन जेरिजो इनके साथ में रहे। अब यहां से और क्या यहाँ की विशेषता रही है, तो देखिए सेलखड़ी के बने मनकों से मिल कंगन व हार, हाथी दांत के आभूषण, चीनी मिट्टी की मूर्तियां, लो वैक्स पद्धति से बनाई गई थी, मोम पिघलाकर, स्त्री की मिट्टी की मूर्ति, हड्डी की बनी सुई, कुबड़ वाला बैल, भेड़, भैंस, बकरी के पालतू बनाने का साथ। और यहीं से मैंने आपको बताया कारीगर की कब्र मिली, लकड़ी का दरवाजा मिला है, मानव के साथ बकरी दफनाई हुई, मानव के साथ बकरा दफनाया हुआ लोथल से, है ना। ये नोट पॉइंट में है, इसीलिए इसको अलग बॉक्स में लिख दिया मैंने। ये बाद की अवस्थाओं से बकरे का साथ सैंधवकालीन लोथल, और कुत्ता व भेड़िया बुर्जाहोम नवपाषाणी। ठीक है बेटा, नेटवर्क दिक्कत रही होगी कुमारी छाया जी, छाया जी नेटवर्क की प्रॉब्लम रही होगी बेटा, इसलिए इस तरीके से हो जाता। ठीक है, कंफर्म, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? अजीत सिंह जी धन्यवाद। अजीत यादव जी क्लियर हो गया बेटा? आपने कहा जो मध्य पाषाण में भी मिलते हैं वो छिटुआ चावल के प्लांट।
कोई बात नहीं। माने बकरे के साथ, बकरायुक्त का मतलब बकरे के साथ, समाज। बकरे के साथ कब इंसान और बकरा एक साथ दफनाया है। ठीक है भाई। बस यही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। ठीक, आगे कल। खुश रहे सभी लोग, खुश रहिए, सभी लोग खुश रहे।